तो क्या हाल है हमारे प्यारे बच्चों। देखिए हम आप सबके लिए फिर से एक बार जबरदस्त तरीके से आप सबके लिए लेकर आए हैं बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न एसएसटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 बिहार बोर्ड के लिए आप लोग के मैट्रिक एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस में आएंगे और उसकी जबरदस्त तैयारी कराने के लिए फिर से एक बार हम लेकर आपके सामने उपस्थित हैं सोशल साइंस का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एकदम हूबहू टकराएगा। तो फिर देरी नहीं करना है, चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ और देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। और पूरी तैयारी करने के बाद आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि हमें भी ये मिले कि चलो भाई मेरे बच्चे हमसे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन बना करके लाएं। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए कि इतिहास है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ये हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है। तो देखिए इसका उत्तर होगा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क जो था सबसे महत्वपूर्ण उसका योगदान था। कैसे योगदान था? तो देखिए बिस्मार्क जो था ना वो प्रसा के राजा विलियम प्रथम का चांसलर था। क्या था? चांसलर था। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया और उसने अपनी कूटनीतिक चाल से 3 गो प्रमुख युद्ध जीता जिसका नाम था डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। और साथ में जब इस जीत के बाद उसने अलग अलग बिखरे हुए जर्मन को इकट्ठा किया और 1871 में जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा किया गया। किसके द्वारा? तो बिस्मार्क के द्वारा। तो ये जो है क्वेश्चन सबसे हम लोग का पहला क्वेश्चन, 4 बातें याद रखनी है। बिस्मार्क सबसे महत्वपूर्ण था, विलियम प्रथम का चांसलर था, रक्त लौह की नीति का अवलंबन किया, 3 गो युद्ध किया और जर्मन का एकीकरण किया। 5 लाइन में इस 5 लाइन के उत्तर को आप आराम से लिख सकते हैं। 5 बातों को आपको खाली पकड़ना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मजेदार प्रश्न है अगला देखिए आपको मैं बताता हूं। अगला प्रश्न है कि 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। हो सकता है आपको क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ हो लेकिन आंसर का क्वालिटी एकदम झक्कास है। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि देखिए हम आपसे कोई बताना चाहते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जो हम लोग का दिया है कि इतिहास में 1917 की रूसी क्रांति के कारण क्या थे। तो सबसे बड़का बात याद रखिए कि रूस जो था वहां पे एगो जार था। कौन था? जार। जार था कैसा? तो निरंकुश था। इस पर कोई अंकुश नहीं था। इसी को क्या कहते हैं? निरंकुश। जार इतना खतरा था कि निरंकुश था कि न राजा इतना जिद्दी था कि जनता की जरूरत पर ध्यान नहीं देता था। सबसे पहला कारण ही हुआ रूस क्रांति का। दूसरा था कि किसानों की दयनीय स्थिति। किसान को देखिएगा तो उससे अच्छा हम लोग के गांव का हड़ चरना है। अभी ऐसी स्थिति थी उस समय में रूस में। किसानों के पास बहुत ही कम जमीन था और उन पर टैक्स का इतना भारी बोझ लगा दिया गया था कि बेचारा बोझ तले दबे हुए थे। तीसरा जो हम लोग का पॉइंट है वो मजदूरों का शोषण। मजदूरों पर इतना अत्याचार हुआ कि फैक्ट्री में मजदूर को बहुत ही देर तक काम करवाया जाता था और फिर वेतन सही टाइम से उसको नहीं मिलता था। ये हुआ तीसरा सबसे बड़ा कारण। चौथा हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में हार। युद्ध में रूस की लगातार हार से वहां का सेना और वहां की जनता भी जान गया कि हमारा राजा खाली बकलोल है। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट जो हो गया, जिसमें पहला पॉइंट है जार की निरंकुशता, दूसरा पॉइंट है किसान की दयनीय स्थिति, तीसरा पॉइंट है मजदूरों का शोषण और चौथा पॉइंट है हम लोग का प्रथम विश्व युद्ध में हार। ये चारों पॉइंट पर आराम से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आराम से फटाक से पढ़ते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का तीसरा, भारतीय कृषि के बारे में बता रहा है कि विशेषताओं का वर्णन करिए। अब इसके बारे में हम लोग क्या लिखे? भारत की खेती बाड़ी के बारे में लिखिएगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इनकी मुख्य विशेषता इस प्रकार है कि यहाँ पर जो जीने का सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा? जीविका का साधन। उसमें लिखिएगा कि भारत का लगभग 3/4 भाग जो है आज भी खेती बाड़ी करता है। दूसरा लिखिएगा मानसून पर निर्भरता। इसमें लिखिएगा कि हमारे भारत के जितने भी किसान हैं भगवान के भरोसे रहते हैं। ये बात नहीं लिखिएगा, लिखिएगा वर्षा के भरोसे रहते हैं, मानसून के भरोसे रहते हैं। खाने वाले फसल की प्रधानता। हमारे यहाँ भारत में अधिक उपज उसी चीजों का होता है जिसको हम लोग खाते हैं, माने उड़ते हैं, खास करके चावल, गेहूं, दाल। चौथा जो है हम लोग का है पुराना तरीका, यानी कि अमेरिका में छिड़काव हो रहा है हवाई जहाज से, हम लोग के यहाँ छिड़काव हो रहा है पुचकारी से। समझ में आया ना मतलब? तो इसलिए कह रहे हैं कि 4 जो पॉइंट है यही पॉइंट आपको उत्तर लिखने में मदद करेगा। पहला कि भारत की जनसंख्या 2/3 समझ गए खेती करती है। दूसरा यहाँ की जो मतलब बारिश है उस पर लोग भरोसा करके रखते हैं कि बारिश होगा तो खेती होगा, नहीं तो नहीं होगा। तीसरा है यहाँ के किसान जो फसल करते हैं वो हमेशा खाने वाले फसल से दाल, गेहूं, दलहन इत्यादि करते हैं। चौथा है कि देश के कई हिस्सों में
आज भी लोग खेती के लिए पुराने तरीके को ही अपना रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसके बाद हम लोग अब चलते हैं भूगोल में। ये दूसरा भूगोल का क्वेश्चन है कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके उपाय को लिखे। तो सबसे पहले आपको पूछ देगा कि जल प्रदूषण या जल पर पूछ देगा, इसके कारण को लिखे, इसके उपाय को लिखे। तो इसके लिए उत्तर कैसे लिखना है, इसके लिए हम पॉइंट लिखते हैं, इस पॉइंट को आपको बढ़िया से बता देते हैं। जल ही जीवन है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, पहला लाइन वही हम लिखे हैं। लेकिन इसकी कमी तेजी से बढ़ रही है और इसके लिए जो रक्षा करना है, इसी को क्या कहते हैं, जल संरक्षण, माने रक्षा करना। अब जल काहे मतलब प्रदूषित हो रहा है, जल की कमी क्यों हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ता जनसंख्या। हमारे एक वाला सिद्धांत लाना पड़ेगा, जल प्रदूषण, जल में लोग क्या क्या नहीं डाल देते हैं। खेती के लिए जो है लोग सिंचाई कर दे रहे हैं, दमकल लगा के पानी निकाल रहे हैं अंदर से। ये 3 जो कारण है जल की कमी का कारण है। चौथा है पेड़ पौधा के कटाई। ये तो कारण समझ गए। अब हमरा सबके समझना है कि भैया मेरे कैसे उपाय करेंगे जो हमरा सबके जल संकट से बचा जाए। तो वर्षा के जल को हम लोग को जमा करके रखना होगा, पहला पॉइंट। नदी पर बांध बनाना, अभी सब पॉइंट लिख दीजिएगा, इस पॉइंट को अपने मन से आपको भरना पड़ेगा कि वर्षा के जल लिख के लिखिएगा कि हमारे देश में आज भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर वर्षा के जल को बड़े बड़े तालाबों में, बड़े बड़े ईंटा की दीवारों के अंदर जो है उसे जमा करके रखा जाता है। इस प्रणाली से वर्षा के जल का जो है रक्षा भी होगा और जल की कमी को दूर भी की जा सकती है। दूसरा पॉइंट, नदी पर बांध बनाकर पानी को रोकना। नदी पर बांध, हमारे देश में कई सारी नदियां हैं जिन पर बांध बनाकर हम लोग पानी को रोक सकते हैं, सही रूप से सिंचाई के लिए उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तीसरा है पानी का दुरुपयोग कम करना, ठंडा में 1 डोल से नहाना, 4 डोल से कपड़ा खींचना, ये पानी का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। यानी इस पर, इस सब आपको लिखना होगा, ये बात नहीं लिख दीजिएगा। पानी का दुरुपयोग में लिख दीजिएगा कि अक्सर लोग जो है भारत देश में पानी को महत्व उतना नहीं देते हैं। लोग जो है इस पानी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और आज अगर पानी बर्बाद कर रहे हैं तो कल आने वाले समय में धरती पर पानी ही नहीं होगा। कुछ ऐसे लिखना। पेड़ को अधिक से अधिक लगाना, जितना अधिक हम लोग पेड़ लगाएंगे उतनी चारों तरफ हरियाली होगी, जितनी हरियाली होगी उतनी वर्षा होगी, जितनी वर्षा होगी हमारी धरती पर पानी की कमी दूर हो जाएगी। तो ये हम लोग लिखे हैं उपाय का, खाली पॉइंट बता दिए हैं, इस पॉइंट पे आपको लिखना है। चलते हैं अगला, राजनीति विज्ञान में है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। क्वेश्चन है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र में शक्ति एक के हाथ में होगा तो अपना बपूती समझ जाएगा, इसलिए इसका जो मुख्य लाभ क्या है पॉइंट में है। सबसे पहले टकराव को रोकना, जब समाज के हर समूह को सरकार में हिस्सा मिलता है तो आपस का लड़ाई और झगड़ा की संभावना जो है वो कम हो जाती है, पहला बात। दूसरा है लोकतंत्र की आत्मा, सत्ता में साझेदारी जो है लोकतंत्र का सबसे मेन भावना है। भावना यानी आंतरिक, जिसको अंदर से कहते हैं। लोकतंत्र का अंदर का भावना ही है कि सभी को लेकर चले, जहां जनता खुद अपने शासन का हिस्सा बन जाती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा है देश की एकता। देश में जो है राजनीतिक रूप से अलग अलग दल के लोग, अलग अलग समाज, अलग अलग वर्ग के लोग जब एक साथ मिलते हैं तो उससे क्या होता है, अलग अलग विचारधारा के लोग मिलकर सरकार में काम करते हैं। इससे क्या होता है कि आपसी भेदभाव कम होता है। इस तरीका से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लिए बड़ा पोलाइटली ढंग से। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा रिपीट करके सुन लीजिए, हमको पक्का उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजनीति विज्ञान का ही है कि राजनीतिक दलों के मुख्य प्रमुख क्या है। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवीजन मार लेते हैं, कहीं अगर आ गया तो कोई ठीक है। देखिए ये क्या कर रहा है कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या है, ये पूछ रहा है। तो देखिए राजनीतिक दल जो होता है ना, उसको लोकतंत्र के आधार स्तंभ माना जाता है। यानी लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार स्तंभ किसको माना जाता है, राजनीतिक दल को। इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, देखिए जैसे कि किसी मकान के लिए पिलर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसी प्रकार राजनीतिक दल के लिए, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल पिलर है, माने आधार है। इसका काम क्या है, सबसे पहला काम है चुनाव लड़ना। यानी कि लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपने दल उम्मीदवार को, यानी अपने जो उम्मीदवार है उनको खड़ा करते हैं ताकि वो सरकार में आ सके। दूसरा इनका काम होता है नीति का निर्माण। तब ना आके मंच पर हर दल अपना अपना योजना और वादा बताता है कि हम जीतेंगे तो ये कर देंगे, हम जीतेंगे तो वो कर देंगे। तीसरा है सरकार बनाना और चलाना। अब मान लीजिए कि बिहार में 122 को 123 को सीट जिसको आ गया वो सरकार बना लिया, बाकी जिसको नहीं आया 123 को सीट जिस दल को, वो विपक्ष में रहेगा। तो जो चुनाव जीत गया वो दल सरकार बनाता है और देश का शासन चलाता है। चौथा है विपक्ष की भूमिका। तो मान लीजिए 243 को में जितना 123 में सरकार जो है, बाकी जितना बच जाएगा, तो अभी तो हम लोग के बिहार में लगभग 200 हो गया, समझे कि नहीं। तो 25 को मात्र विपक्ष में है, 25 को मात्र विपक्ष में है। तो वही 25 को जितना हुआ विपक्ष में है, हारने वाला दल क्या करता है, सरकार की गलती पर नजर रखता है। और जब ये सरकार कोई ऐसा काम करता है जो
जनता को के लिए अच्छा नहीं है, तो तुरंत सदन में हल्ला गुल्ला होता है, कुर्सी तोड़ ताड़ कूदन होने शुरू हो जाता है। इस प्रकार जो है चार विपक्ष की भूमिका होती है कि सरकार की गलतियों पर नजर रखना, सरकार अगर कुछ गलती करती है तो उस पर जनता को जागरूक करना कि भैया मेरी सरकार इसे कर रही है। तीन लोग का छठा हो गया। अब है सातवां में, देखिए अर्थशास्त्र में है कि वैश्वीकरण के लाभ और हानि बताइए। आप सबको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में जितना भी चीज बना है उसका कुछ लाभ है तो कुछ घाटा भी है। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि देश की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। अब मान लेते हैं इसका लाभ क्या है कि उपभोक्ता को बहुत कम दाम पर बढ़िया बढ़िया आजकल सामान मिल रहा है, ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, विदेशी निवेश बढ़ रहा है और रोजगार के नए नए अवसर भी मिल रहा है। ये तो इसका लाभ हो गया। लेकिन इसकी हानि क्या है कि जितना छोटा छोटा कुटीर धंधा वाला करने वाला है, मान लीजिए लोचना के छोटका मोटका पाव रोटी की दुकान है, पाव रोटी बनाता है, अब उस चाहेगा कि हम टेस्ला कंपनी के मालिक से मुकाबला कर लेते, तो संभव है नहीं हो सकता है। तो ये छोटका छोटका जो उद्योग है उसमें बड़े बड़े विदेशी कंपनी से वो लोग मुकाबला नहीं कर सकता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण हो गया, हानि हो गया, सॉरी। तो वैश्वीकरण क्या है, वो लाभ लिखा दिए हैं, वो हानि लिखा दिए हैं, पूछते रहता है कभी कभी नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव। तो उसमें पॉइंट पे पॉइंट बता दीजिएगा, इसी को पॉइंट बना देना है। जैसे उपभोक्ता को कम कीमत पर अच्छी वस्तु मिलना, विदेशी निवेश, रोजगार के नए अवसर, ये हो गया तीन गो सकारात्मक पॉइंट। ठीक है, नकारात्मक छोटे कुटीर उद्योग को नुकसान पहुंचना, बड़े विदेशी कंपनी का मुकाबला नहीं कर पाना, ये सब मतलब पॉइंट बना के आपको लिखना पड़ सकता है दृढ़ोत्तरीय में। अर्थशास्त्र अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक मतलब मोरल को मजबूत करने के लिए, अपने विल पावर को सॉरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई हम लोग क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं सब पता रहा चलेगा अभी। अब है कि मुद्रा के कार्य, मुद्रा माने मनी, मनी इज हनी, यानी कि रुपया मौत की तरह है। सही बात है, मुद्रा जो है अभी के दुनिया का सबसे बड़ा आधार है। इसका प्रमुख काम क्या है देखिए, सबसे पहला काम इसका विनिमय का माध्यम, यानी कि मुद्रा के द्वारा ही हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं। दूसरा है मूल्य का मापक, किसी भी चीज का दाम लगाना हो कि इस टी शर्ट का दाम कितना है तो मुद्रा के माध्यम से ही लगता है। तीसरा है विलंबित भुगतान, किसी से पैसा लिए हैं या किसी को पैसा देना है, कर्ज लेने या देने दोनों में मुद्रा का जो है सबसे बड़ा रोल होता है। चौथा है मूल्य का संचय, अगर भविष्य में हमको कुछ जमा करके रखना है तो उसके लिए भी हमको मुद्रा ही जमा करना पड़ेगा। इसलिए इस पे एक बात है, टका का टका माने मनी, कि टके ही कर्मो टके ही धर्मो, न टका तो टके 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 टका, अगर टका तो छके छके छके, ये टका से रिलेटेड सवाल है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला देखिए आपदा प्रबंधन, भैया आपदा आए नहीं और आए तो इतना बात समझ लीजिए कि आपदा प्रबंधन से कि बाढ़ से होने वाली हानि को कम करने का उपाय। देखिए बाढ़ वो प्रकृति का आपदा है, सब आदमी जानते होंगे। इसे कम करने का तरीका यही है कि पहला बात कि नदी पर आप क्या बनाइए, बांध। क्या बनाइए भैया, बांध, नदी पर बनाइए बांध। दूसरा तरीका है कि जल निकासी, यानी पानी के निकलने का दरस परस रास्ता बनाइए जिससे कि पानी कहीं जमा ना हो। तीसरा कारण है इसका कि जहां जहां बाढ़ आता है वहां वहां मकान सबको कहिए कि बाढ़ इलाके से दूर बनाए, आप ऊंचे स्थान पर बनाए। और चौथा है कि बाढ़ से पहले चेतावनी दे दीजिए कि भैया मेरे बाढ़ आने वाली है, आप लोग किनारे को खाली कर दे। लेकिन यहाँ पे दीवार पे लिखा रहता है यहाँ मत थूके, लेकिन लोग वहीं जाकर थूक देता है, ये गंदी बात है। इसलिए बात को समझना चाहिए, चेतावनी अगर सरकार दे रही है तो उस इलाके से हमें खाली कर देना चाहिए। ये हो गया आपदा प्रबंधन 9 नंबर क्वेश्चन। अब अगला देखिए, भूकंप के दौरान बचाव के मुख्य उपाय क्या है। भूकंप जब भी आती है तो धरती को हिला डुला देती है, धरती को हिलाती है डुलाती है तो क्या होता है, तुरंत घर से निकलकर किसी खुले मैदान में हमें चले जाना चाहिए, पहला बात। यदि बाहर ना जा सके तो कोनो मजबूत मेज या पलंग को पकड़ लीजिए, दूसरा बात। बिजली के खंभा, पेड़ और शीशा की खिड़की के पास से दूर रहिएगा। और चौथा, लिफ्ट जो होता है जिसमें मकान में ऊपर और नीचे जाते हैं तो लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल नहीं करिएगा, सीढ़ी का इस्तेमाल करिएगा। इस पे आप 50 सब सवाल करेगा कि सर अगर भूकंप आ गया और अगर मान लीजिए हम 26 मंजिल पर हैं तो सीढ़ी से नीचे आते आते तब तक में हॉट अटैक करके मरिए जाएंगे, भैया मेरे वो सिचुएशन अलग होता है। लिखने के लिए हम लिख दिए हैं कि लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए, सीढ़ी का ही इस्तेमाल उस समय में करना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कितना 10 क्वेश्चन। इस 10 क्वेश्चन में हमने 2-3 क्वेश्चन आपको पढ़ाया है पॉइंट वाला क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है, इसलिए पढ़ाया है कि इस पॉइंट उसको पॉइंट बना बनाकर आप बेहतर ढंग से उसको लिख सकते हैं दीर्घोत्तरी की तरह। तो कैसा लगा आज का आपका ये क्लास, में लगता है कि अच्छा लगा होगा, तो अब कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दबा करके। धन्यवाद।